दोस्तों इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। शादी से पूर्व विवेक से पहली मुलाकात ने तारा के मन में कुछ ऐसी कड़वी यादें छोड़ दी कि सुहाग रात के दिन तारा ने विवेक के सामने एक अनोखी शर्त रख दी। क्या थी वह शर्त और क्या विवेक उस शर्त को पूरा कर पाया? तो आइए जानते हैं। सुबह तारा विवेक के आगोश से खुद को छुड़ाकर बाहर निकली तो विवेक के प्रति उसके मन में बसी सारी भ्रांतियां भी इस प्यार की गर्माहट में पिघल चुकी थी और वह एक नई सुबह की किरणों की तरफ एक नए जीवन के सपने बुनने लगी। वही यह सोच रही थी कि आखिर कैसे एक अनजाने से डर के कारण शादी के बाद भी पिछले 6 माह तक प्यार के इन सुनहरे लम्हों को नहीं जी पाई थी, क्योंकि सुहाग रात के दिन ही उसने अपने पति विवेक को एक ऐसी शर्त में बांध दिया था और उसकी परीक्षा लेती रही। इस अनोखी शर्त में बंधकर दोनों इतने दिनों तक एक दूसरे का प्यार पाने के लिए तड़पते रहे। सुबह की बयार भी तारा के जेहन में उमड़ रही लहरों को जैसे नई गति प्रदान कर रही थी और तारा की नैसर्गिक खूबसूरती में आज अजीब सी रौनक बढ़ आई थी जो पिछले 6 महीनों में पहली बार ही दिखाई दी। इन सुखद अनुभूतियों के साथ तारा उन कड़वी यादों के अतीत में खो गई जिनके कारण वह इतने दिनों तक घुटन भरी जिंदगी जीने को बाध्य हो गई थी। 2 बहनें और एक भाई में सबसे बड़ी तारा मम्मी पापा की सबसे दुलारी होने के कारण बचपन से ही उसे जो भाता वही करती। अपनी मस्ती भरी जिंदगी में कब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला। मजे से कट रही थी उसकी जिंदगी। आंखों का तारा जो थी वह अपने मम्मी पापा की, उसके मम्मी पापा उसे पलकों पर बिठा कर रखते। वह भी सब पर जान छिड़कती और उनके प्रति अपना हर फर्ज निभाती। हंसते खेलते जब उसने स्नातक की डिग्री अच्छे नंबरों से हासिल कर ली तो एक दिन मम्मी ने पूछा, आगे क्या करने का इरादा है बेटी? कुछ नहीं, बस यूं ही मस्ती करूंगी। मस्ती की बच्ची, मैं तो सोच रही हूँ कि तेरी शादी कर दूं। नहीं मम्मी, अभी नहीं। क्यों अभी से ही मुझे अपने से दूर करने पर तुली हो? रुआसी सी सूरत बनाकर वह मम्मी की गोद में समा गई। तो फिर कर लो कोई नौकरी, नहीं तो पापा तुम्हारी शादी कर देंगे। उसके बालों को सहलाते हुए मम्मी बोली, नौकरी? ओके डन मम्मी, मैं आज से ही नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। डिग्री में अच्छे अंक तो हैं ही, थोड़ी तैयारी करने पर नौकरी मिल ही जाएंगी। उसने चहक कर कहा, तो फिर ठीक है, पर अगर 6 महीने में नौकरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पापा को मना नहीं कर पाऊंगी। मम्मी ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। मम्मी के जाते ही तारा सोच में पड़ गई कि अब इस समस्या से कैसे निपटे। अखबार में तो कई रिक्तियां प्रकाशित होती है, क्यों न किसी अच्छी नौकरी के लिए आवेदन कर दिए जाए। यही सोचकर उसने अखबार उठाया तो उसकी नज़र रिक्तियां कॉलम में एक विज्ञापन पर पड़ी। जरूरत है राज्य सरकार में परियोजना सहायक की। आवेदक को स्नातक होना अनिवार्य है और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। यह देखते ही उसका चेहरा खिल उठा, क्योंकि उसने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी, इसलिए उसने फौरन आवेदन कर दिया। कुछ ही दिनों में इंटरव्यू का बुलावा आया और वह पापा के साथ इंटरव्यू देने पहुंच गई। इंटरव्यू अच्छा हुआ और उसे उसके लखनऊ से दूर कानपुर में नौकरी की पेशकश की गई तो उसने फौरन स्वीकार कर लिया कि चलो कम से कम 1-2 साल शादी के झंझट से मुक्ति तो मिली। थोड़े ही दिनों में उसे नियुक्ति पत्र मिल गया
और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें सोमवार से शनिवार तक तो नौकरी में निकल जाते, फिर आती एक दिन की छुट्टी। इसलिए शनिवार आते ही तारा सारा काम जल्दी जल्दी निपटाकर दोपहर को ट्रेन पकड़कर शाम तक लखनऊ हाजिर हो जाती। फिर सोमवार की सुबह इंटरसिटी से कानपुर पहुंचकर सीधे ऑफिस। यही अब तारा की साप्ताहिक दिनचर्या बन गई थी। तारा अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती, पर व्यस्तता के कारण वह ऐसा कर नहीं पाती थी। इस तरह उसके जीवन में एक अजीब सा एकाकीपन, या यूँ कहें कि एक खालीपन सा आ गया था, जिसे वह चाहकर भी नहीं भर पा रही थी। दिखने में सुंदर और स्मार्ट होने के कारण ऑफिस में वह सबकी नज़रों में चढ़ी रहती। एक दिन उसके वरिष्ठ सहयोगी रमेश जी ने उससे कहा, बेटी, ऑफिस वाले तुम्हारे बारे में तरह तरह के गप करते हैं। अकेली लड़की के बारे में अक्सर ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं। यदि तुम्हारी शादी हुई होती तो शायद लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बात न करते। तुम्हारी उम्र भी शादी की हो चुकी है। यदि हो सके तो जल्दी से शादी करके सबका मुंह बंद कर दो। रमेश जी की बात सुनकर वह दंग रह गई कि सामने मीठे मीठे बात करने वाले उसके सहयोगी उसके बारे में कैसे गंदे ख्याल रखते हैं। पर वह नहीं चाहती थी कि अभी शादी के बंधन में बंधे, क्योंकि इसी से बचने के लिए ही तो वह इतनी कष्टपूर्ण जिंदगी जी रही है। पर आखिर होनी को कौन टाल सकता है। समय ने करवट बदली और घर में भी शादी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। आखिरकार पापा ने लखनऊ में ही एक सरकारी अधिकारी विवेक से उसकी शादी तय कर दी और उससे कहा कि वह चाहे तो उससे मिलकर अपनी पसंद बता दे। बुरी फंसी बेचारी, आखिर उसे हाँ करनी पड़ी और शादी की तारीख तय हो गई। मिलने मिलाने के सिलसिले के बाद जब शादी का दिन नज़दीक आया, 1 महीने की छुट्टी लेकर वह अपने घर आ गई और शादी की तैयारियां में लग गई। घर में खुशी का माहौल था। घर की पहली शादी जो थी, भाई रोहन और बहन बबली तो हमेशा भागते दौड़ते व्यस्त नजर आते थे। घर में जीजा जी आने वाले थे, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। एक दिन तारा के मोबाइल पर विवेक का फोन आया। फोन उठाते ही विवेक की आवाज़ आई, जल्दी से तैयार हो जाओ तारा, तुम्हारे लिए साड़ियाँ और गहने खरीदने बाजार चलना है। तारा को एक झटका सा लगा, क्योंकि एक तो विवेक ने शादी तय होने के बाद से एक भी बार फोन नहीं किया और आज पहली बार फोन भी किया, वह भी ऐसे जैसे वह उसकी होने वाली पत्नी नहीं बल्कि आया हो और कपड़े व गहने खरीद कर वह उस पर कोई उपकार कर रहा है। उसे गुस्सा तो बहुत आया, परंतु उसने कुछ कहने के बजाय बस इतना ही कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, तुम तैयार होकर सहारागंज पहुँचो, मैं 1 घंटे में तुम्हें वहीं मिलूंगा। यह कहकर विवेक ने फोन काट दिया। जिस रूखेपन से विवेक ने फोन पर उससे बात की थी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वह कुछ कहने के बजाय जल्दी से तैयार हुई और ऑटो पकड़कर सहारागंज पहुंच गई। विवेक उसे वहीं मिल गया। अकेले में पहली मुलाकात, न कोई औपचारिकता और न ही कोई प्यार भरी बात। विवेक ने यह भी नहीं कहा कि चलो पिज्जा हट में चलकर पिज्जा खाते हैं और थोड़ा घूमते हैं। बस उसने कहा कि चलो और दोनों हजरतगंज में खरीदारी करने निकल गए। खरीदारी के बाद वह बेरुखे मन से उसे ऑटो पे बिठा कर चला गया। न कोई औपचारिकता, न कोई प्यार की बात। तारा को लगा कि विवेक सचमुच रोमांटिक व्यक्ति नहीं है और उसे उसकी पसंद नापसंद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। यह सोचते हुए उसके मन में विवेक के प्रति
कड़वाहट भर गई। उसने सोचा कि जब विवेक ऐसा है तो उसके परिवार वाले कैसे होंगे और वह उसके साथ कैसे सामंजस्य बैठा पाएगी। पर अब वह कर भी क्या सकती थी, शादी बिल्कुल करीब थी और वह घर में कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती थी। शादी धूमधाम से संपन्न हुई। मम्मी पापा ने बड़े अरमान से अपनी सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी ताकि वर पक्ष को कोई शिकायत न हो। विदाई के वक्त सारा परिवार गाड़ी के आंखों से ओझल होने तक खूब रोया और वह भरे मन से ससुराल पहुंच गई। उसकी सोच के विपरीत उसके ससुराल वालों ने पलके बिछाकर उसका स्वागत किया और फिर शुरू हुई शादी के बाद की रस्म अदायगी। शादी के पूर्व विवेक से मुलाकात ऐसी कड़वी यादें छोड़ गई थी जिससे पार पाना तारा के लिए मुश्किल था। वह दिन भर यही सोचती रही कि पहली मुलाकात से जो प्यार की मिठास घुलनी चाहिए उसने कड़वाहट का रूप ले लिया और करीब आने के बजाय दिलों की दूरियां बढ़ गई थी। बार बार उसके दिल में यही ख्याल आ रहा था कि जो व्यक्ति उसके आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रख सकता उसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता पाएगी। इसी बीच सारी रस्म अदायगी पूरी होते होते काफी रात हो गई और सभी रिश्तेदार चले गए। अब विवेक की भाभी ने तारा को छेड़ते हुए सुहाग रात के लिए उसके कमरे में पहुंचा दिया और अपने कमरे में चली गई। अंदर ही अंदर बेचैन तारा उधेड़ बुन में थी कि आखिर वह ऐसे शख्स जिसके मन में उसके प्रति जरा से भी प्यार नहीं है कैसे उसे अपना सर्वस्व सौंप दे। हिंदू परंपरा में शादी के बाद उसके शरीर पर तो अब विवेक का हक था और वह उसे कैसे रोक सकती है। यह सोचते ही उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। इधर विवेक के कुछ दोस्त उसे घेर कर पहली रात को ही चिड़िया मार लेने की हिदायतें और नुस्खे बता रहे थे और विवेक भी सुहाग रात के सपने बुनता हुआ रोमांचित हो रहा था। आखिरकार देर रात को उसके दोस्तों ने उसके कमरे में ढकेल दिया और अपने अपने घर चले गए। विवेक के चेहरे पर तीव्र उत्तेजनाओं का ज्वार भाटा स्पष्ट नजर आ रहा था। मन में तेजी से कमरे की ओर जाने को बेताब था किंतु शर्म, संकोच, संयम, पारिवारिक मूल्यों की जंजीरों ने जैसे उसके पांव जकड़ रखे थे। धीरे धीरे सकुचाते हुए विवेक ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। तारा बिस्तर पर सिमटी सी सकुचाई सी बैठी थी पर उसने मन ही मन एक दृढ़ फैसला कर लिया था। विवेक ने सबसे पहले तारा का घूंघट उठाया और उसका सुंदर चेहरा देखकर बोला, तारा आज सचमुच तुम बिल्कुल चांद सी लग रही हो। आज से मैं तुम्हें तारा नहीं चंदा कहूँगा और तुम्हें संसार की सबसे खुशियाँ देने का प्रयास करूँगा। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बोलो, दोगी न मेरा साथ? विवेक के प्रति मन में कड़वाहट लिए तारा को जैसे कुछ सुना ही नहीं दिया। विवेक ढेर सारी बातें करता रहा पर तारा यह सोचने में लगी रही कि आखिर वह विवेक को कैसे सब कुछ कह पाएगी। अचानक विवेक को शरारत सूझी और दोस्तों की सलाह के अनुसार उसने अपना हाथ तारा के कंधे पर रखा और फिर कंधे से नीचे सरकाना शुरू कर दिया। जैसे ही विवेक का हाथ नीचे आया तारा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रुको विवेक। यह सुनते ही विवेक को जैसे सांप सूंघ गया। उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि सुहाग रात के दिन उसे ऐसा सुनना पड़ेगा, परंतु धैर्य से काम लेते हुए उसने पूछा, क्या बात है चंदा? इतना सुनना था कि तारा शुरू हो गई, विवेक शायद इसके लिए यह समय सही नहीं है क्योंकि हम अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं और ऐसे में मैं अपने आप को तुम्हें सौंप नहीं सकता।
सकती। आज मैंने एक फैसला लिया है कि हम 1 वर्ष तक जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाएंगे। इस 1 वर्ष के दौरान मैं पूरी तरह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समझने की कोशिश करूंगी और पूरे समर्पण के साथ तुम्हारे हर सुख दुख की साथी बनूंगी और तुम भी मेरे परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने का प्रयास करोगे। 1 साल बाद यदि हमारा विश्वास अटूट रहा तो फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, वरना शायद हमारे रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में अपना सर्वस्व तुम्हें सौंप कर पछतावे में मैं नहीं रहना चाहती। जैसे कोई बदले की भावना से प्रेरित होकर बंदूक की सारी गोलियां दाग देता है और फिर एक लंबी सांस लेता है, कुछ ऐसे ही तारा एक ही सांस में सब कुछ विवेक को कह गई। तारा की बातें सुनकर विवेक को काटो तो खून नहीं, उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे न कुछ कहते बनता था न ही सुनते। उसने हाथ ऐसे हटाया मानो बिजली का झटका लग गया हो। उस समय उसने कुछ न बोलना ही बेहतर समझा और चुपचाप तकिया उठाकर सोफे पर सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो विवेक की भाभी उन दोनों को छेड़ने लगी, पर दोनों ने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तारा इन सब बातों को भूलते हुए घर के काम में लग गई और धीरे धीरे वह परिवार के सारे सदस्यों से घुल मिल गई और उस घर को अपना बना लिया। परंतु विवेक के प्रति उसके मन में कड़वाहट वैसी ही बनी रही। दिन में तो सब कुछ ठीक चलता, परंतु रात में न सिर्फ उनके बिस्तरों के बीच बल्कि उनके दिलों के बीच की दूरियां भी साफ नजर आती। विवेक ने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, इसलिए वह दिन भर घर में ही रहता और बच्चों के साथ खेलता रहता। खेल की आड़ में ही वह कभी कभी तारा के शरीर से छेड़खानी भी कर देता। हालांकि विवेक के छूते ही उसके शरीर में करंट सा दौड़ जाता, पर वह चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाती। इसी बीच तारा कई बार अपने मायके भी गई और विवेक को भी साथ ले गई। विवेक उसे वहां छोड़ आता, पर वहां ज्यादा देर रुकता नहीं था। वह रोहन और बबली से भी ज्यादा बातें नहीं करता था, बस गंभीर बना रहता। यहाँ तक कि मम्मी पापा के साथ भी वह औपचारिक ही बना रहता। 1-2 दिन रहने के बाद विवेक आकर उसे वापस ले आता। विवेक का यह व्यवहार भी तारा को पसंद नहीं आया और उसके मन में विवेक के प्रति कड़वाहट और बढ़ती चली गई। इसी बीच छुट्टियां बीत जाने के बाद तारा ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सभी सहकर्मियों ने उसे बधाई दी, पर तारा उन्हें क्या कहती, बस मन से उसने ऑफिस का काम शुरू कर दिया। दिन तो ऑफिस में बीत जाता, पर रात आते ही तारा के मन में कई तरह के द्वंद्व शुरू हो जाते कि कहीं उसने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या उसे अब इस रिश्ते से मुक्ति ले लेनी चाहिए, जिस रिश्ते में उसके पति का उसमें या उसके परिवार के प्रति कोई झुकाव न हो। वह अपने आप से लड़ती रहती, पर वह अपना गम सुनाए तो किसे, जब उसके दोस्त उसकी सुहाग रात के बारे में तरह तरह की बातें पूछते और उसे छेड़ते तो तारा बनावटी कहानियां सुनाकर सबको शांत कर देती। इस दौरान अक्सर विवेक से फोन पर बातें भी होती, पर रिश्तों की कड़वाहट इन बातों में साफ नजर आती थी। इसी बीच वह कई बार लखनऊ भी आई और अपने घर के बजाय सीधे ससुराल गई और ससुराल वाले को कभी इसका एहसास नहीं होने दिया कि उसके और विवेक के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वह पूरे समर्पण के साथ अपने सास ससुर की सेवा करती और बच्चों के साथ खेलती। घर के सारे लोग उसके व्यवहार से काफी प्रसन्न थे, पर रात के विवेक के कमरे में आते ही कमरे में शांति छा जाती। विवेक ने भी कभी उसे छूने या उसके बिस्तर पर साथ सोने के लिए जबरदस्ती नहीं की। तारा हमेशा यही सोचती रहती कि जिस तरह से
उस विवेक के परिवार को अपना लिया है, उसी तरह से विवेक भी उसके परिवार को अपना ले और उसे हर सुख दुख में शामिल हो। यही सोचकर उसने विवेक की पसंद नापसंद का पता लगाकर उसके अनुरूप खुद को ढालना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि विवेक के डांस एवं म्यूजिक बहुत पसंद है तो उसने ऑफिस के बाद एक डांस एवं म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर ली ताकि वह किसी मौके पर उसे सरप्राइज दे सके। और जल्दी ही वह मौका आ गया। विवेक के चाचा के लड़के की शादी में वह गई और उसने बच्चों के साथ मिलकर खूब डांस व मस्ती की। विवेक को यह सब काफी अच्छा लगा, पर वह हमेशा यही सोचता रहता कि आखिर तारा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। विवेक का जन्मदिन भी करीब आ रहा था और तारा उसके लिए एक और सरप्राइज की योजना बना चुकी थी ताकि वह विवेक को सरप्राइज दे सके। अपनी योजना के अनुसार जन्मदिन के दिन उसने पहले से ही घर के सारे सदस्यों को लखनऊ के एक रेस्तरां में भेज दिया। विवेक यही सोच रहा था कि तारा ने आज उसे जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। हर साल घर में भी सभी को उसका जन्मदिन याद रहता है, पर आज सब बिना बताए अचानक चले कहाँ गए। तभी तारा ने विवेक से कहा, विवेक, मेरी सहेली प्रेरणा ने मुझे बुलाया है, क्या तुम उसके घर छोड़ दोगे? क्यों नहीं, चलो। बिना कुछ पूछे विवेक तारा को बाइक पर बैठा कर चल दिया। रेस्तरां आते ही तारा ने विवेक से कहा कि चलो रेस्तरां में कॉफ़ी पीते हैं, यहाँ की कॉफ़ी बहुत टेस्टी होती है। जब विवेक और तारा कॉफ़ी का ऑर्डर देकर इंतजार कर रहे थे तभी पीछे से सारे बच्चों ने शोर मचाते हुए विवेक को घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू विवेक चाचा। अब विवेक को समझ आया कि इस तूफान के पूर्व शांति का कारण यह था। अब तक सारा परिवार इकट्ठा हो चुका था, सब ने खूब एंजॉय किया। विवेक काफी खुश था। इस घटना से उसके मन में तारा के प्रति प्रेम और बढ़ गया, पर वह यह सोचने लगा कि वह कैसे तारा को खुश करे ताकि उसके मन के द्वेष मिटे और दोनों एक खुशहाल जीवन जी सके। इस तरह शादी के 6 माह बीत गए, पर तारा अब तक उसके करीब नहीं आई। तारा का जन्मदिन करीब था। विवेक ने भी सोचा कि वह तारा के जन्मदिन पर कानपुर जाकर उसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाएगा। यही सोचकर वह बिना बताए जन्मदिन के दिन सुबह ही तारा के घर पहुंच गया और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बोला, आज छुट्टी ले लो तारा, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। जवाब में तारा ने कहा, नहीं विवेक, ऑफिस में काफ़ी काम है और मैं पहले से बताकर भी नहीं आई हूँ, इसलिए ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं कोशिश करूँगी कि दोपहर तक सारा काम निपटाकर आधे दिन की छुट्टी ले लूँ। अचानक विवेक के कानपुर आ जाने से तारा अचंभित थी और ऑफिस में यह सोचती रही कि कहीं यह विवेक की कोई चाल तो नहीं, क्योंकि यह तो यहाँ अकेले रहती है, इसलिए शायद वह इसका फायदा उठाना चाहता हो। फिर भी अपने वादे के अनुसार वह दोपहर को छुट्टी लेकर घर आ गई और तैयार होकर विवेक के साथ निकल गई। विवेक के दिन भर घूमने व शाम को डिनर करने के बाद लखनऊ लौटने के बारे में कहा तो तारा ने फौरन हाँ कह दी और खुश होते हुए मन ही मन कहा, चलो अच्छा हुआ, आज तो बच गई मैं। थोड़े ही दिन में सर्दियाँ शुरू हो गई और रात को स्कूटी चलाने के कारण तारा को ठंड लगने से वायरल फीवर हो गया। जब उसने विवेक को इसके बारे में बताया तो वह फौरन कानपुर पहुंचकर तारा को बड़े प्यार से घर ले आया और तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। उसके चेहरे की घबराहट तारा साफ साफ पढ़ सकती थी। उसे यह एहसास हुआ कि विवेक को उसकी चिंता है। उसने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली और दिन भर तारा के पास ही बैठा रहता और रात को जब सब चले जाते तो वह जाकर सोफे पर सो जाता। विवेक की प्यार भरी देखभाल से तारा जल्दी ठीक हो गई और कानपुर जाने के लिए तैयार हो गई। तो विवेक ने कहा, अभी नहीं, तुम काफी कमजोर हो गई हो, इसलिए
थोड़े दिन आराम कर लो फिर चली जाना। इस प्यार भरे अनुरोध को वह टाल नहीं सकी। अगले ही दिन विवेक उसे मम्मी पापा से मिलने ले गया। इस दौरान तारा ने महसूस किया कि विवेक बबली और रोहन के साथ काफी घुल मिल गया है और उनके साथ काफी हंसी मजाक कर रहा है। दूसरी ओर इस बार मम्मी पापा के साथ भी उसका व्यवहार प्रेम भरा था। तारा विवेक के चेहरे पर यह परिवर्तन साफ देख पा रही थी, परंतु उसने सोचा कि अभी तो सिर्फ 6 माह ही बीते हैं, अभी तो वह पूरे 6 माह विवेक को परखेगी, तभी उसे सच्चे मन से अपनाएगी। 2 दिन वहां रुकने के बाद विवेक रात को तारा को लेकर अपने घर लौट आया। कड़ाके की सर्दी में बाइक चलाने के कारण विवेक को सर्दी लग गई, पर उसने तारा को कुछ नहीं बताया और सोफे पर सोने चला गया। तारा विवेक में आए परिवर्तन को लेकर काफी खुश थी और सुनहरे दिनों के सपने बुनते हुए पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। रात को जोर जोर से कराहने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि विवेक ठंड से कपाते हुए सिकुड़ कर सोफे पर सोया है। यह देखते ही वह घबरा उठी और विवेक के पास जाकर उसे रजाई उड़ाकर बिस्तर पर लाने लगी। तो विवेक ने कहा कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। तारा ने जबरदस्ती विवेक को बिस्तर पर लाकर लिटा दिया और तेजी से उसके पैर सहलाने लगी। पैर सहलाने से भी जब उसके शरीर की कंपन कम नहीं हुई तो वह बिना सोचे समझे विवेक के सीने से लिपट गई और उसे जोर से जकड़ लिया। अचानक मिली नारी देह की गर्मी से विवेक के शरीर की कंपन ठीक हो गई। आराम मिलते ही उसने तारा से अलग होने के लिए उसकी पकड़ ढीली करने को कहा, तो तारा ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसे जोर से जकड़ लिया और बोली, बस विवेक, तुम्हारे धैर्य और इम्तिहान अब खत्म हुआ, ऐसे ही पड़े रहो बस। अब तक विवेक को आराम मिल चुका था। वह भावुक होते हुए बोला, तारा, बचपन से ही मैं संकोची स्वभाव का हूँ, मुझे कभी लड़कियों से बातें या दोस्ती करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। यही कारण है कि मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार के सदस्यों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाया, परंतु जब तुमने मेरे परिवार को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा, तो मैंने सोचा कि जब तुम मेरे लिए इतना बदल सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं बदल सकता। यही सोचकर मैंने अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। बचपन से मैंने सदैव ही आगे रहते हुए सभी कार्य किए थे और आगे रहने की इसी होड़ के चलते मुझे किसी की भावनाओं को समझने का मौका नहीं मिला और इसलिए तुम्हारे जज्बातों को समझने की भूल कर बैठा। वैसे तारा, मैं तुम्हें कभी इग्नोर करना नहीं चाहता था। विवेक के स्वर में एक पश्चाताप मिश्रित दुख का भाव था जिसे तारा ने बखूबी पढ़ लिया। फिर वह तारा की आंखों में झांकते हुए बोला, तारा, अभी कम से कम 6 महीने और तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। उसी की बात सुनकर तारा अपनी आंखों में शरारत लिए विवेक के गालों को चूमते हुए बोली, तारा नहीं, चंदा। तभी तो आपकी चंदा कह रही है कि आपने अपना इम्तिहान वक्त से पहले ही ठीक कर लिया है, पास कर लिया है और इनाम के हकदार बन गए हैं। सच कहूँ विवेक, तारा ने सकुचाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे शादी के पहले के इग्नोरनेस की अपेक्षा बाद की दूरी बहुत खली। पिछले 6 महीने में हर रात मैंने भी एक परीक्षा दी है। हर रात एक ही प्रश्न ने मेरी नींद उड़ा दी थी। कौन सा प्रश्न चंदा? विवेक के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह आश्चर्य के भाव थे। तारा ने कहा, यही कि मैंने जो अनोखे शर्त रखी है वह सही है या गलत। यह कहकर विवेक की चंदा विवेक से लिपट गई। अब उनके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अनोखी शर्त अब जीवन के अनोखे आनंद में जैसे खो सी गई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो बहुत मेहनत से बनाया हूँ यार, एक लाइक ज़रूर कर देना।